जय दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ एक ऐसे महान शासक के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जिसकी प्रशासनिक नीति के बारे में अगर हम लोग कहें कि अकबर ने पूरी प्रशासनिक नीति इसी शासक से सीखी तो कहना बुरा नहीं होगा। शेरशाह सूरी प्रशासनिक नीति का चाणक्य कहें या महान धुरंधर कहें, कहना बुरा नहीं। इससे पहले आपको हिंदू नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस नए वर्ष में हमें सब नया नया देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ गेहूँ भी नया मिलता है, ऋतु भी नई मिलती है और किसानों को समृद्धि भी इसी समय पर हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इस चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेरशाह सूरी देखें तो इसने 1540 से 1545 तक शासन किया। तो 1540 से और 1545 इसका ही शासनकाल हमें देखने को मिलता है। ओके, तथा इसको अकबर का अग्रदूत भी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों अग्रदूत कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने पूरी प्रशासनिक नीति देखें जो अच्छी लगी इसको, अकबर को पूरी कॉपी की। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी के हम लोग शासन काल को देखें तो हम दो कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। एक दिल्ली सल्तनत से की गई कॉपी कि दिल्ली सल्तनत से कुछ लिया, और कुछ देखें तो जो मुगल काल तक चली गई। इस प्रकार हमें दो शेरशाह सूरी की जानकारी हमें देखने को मिलता है प्रशासनिक नीति में। ओके, अब शेरशाह सूरी के बारे में हम थोड़े देखें तो उसके जीवन काल पर चर्चा करें तो हमें लगभग 5 से 6 चीजें पढ़ने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, जीवन पर चर्चा तो हमें 5 से 6 चीजें पर देखने को मिलती हैं। पहली, व्यक्तिगत जीवन। शेरशाह सूरी का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, इस पे हम चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत जीवन। इसके बाद दूसरा देखें तो हम व्यक्तिगत जीवन के बाद देखें तो राज्य का शुद्धिकरण, या बोले तो साम्राज्य को कैसे मजबूत किया। जैसे साम्राज्य को मजबूत कैसे किया, या फिर शुद्धिकरण। ओके, इसके बाद हम देखें तो प्रशासनिक सुधार। तीसरे नंबर पे कह सकते हैं प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के बाद अगर हम लोग देखें तो सैनिक सुधार। चौथे नंबर पे देख सकते हैं सैनिक सुधार। सैनिक सुधार के बाद अगर हम लोग इसके बाद देखें तो आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार के बाद अगर हम लोग देखें जन कल्याण कार्य। जन कल्याण कार्य, कौन कौन सी जन कल्याण कार्य की, इन सबको हमें विस्तार रूप से पढ़ना है शेरशाह सूरी के ऊपर। ओके, कौन कौन सा? व्यक्तिगत जीवन कैसा था इसका, साम्राज्य का शुद्धिकरण कैसे किया इसने, प्रशासनिक सुधार किया, क्या किया, सैनिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया, और जन कल्याण के कौन कौन से सुधार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि इसने जो भी सुधार किए या फिर दिल्ली सल्तनत काल के बाद अगर कुछ शासक देखने को मिला है अच्छा, तो हमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने को अच्छा मिला है कि प्रशासनिक अच्छे से इसने कार्य किए। ठीक है, सबसे पहले हम इसके व्यक्तिगत जीवन पे आपसे चर्चा करते हैं। ओके, व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन, व्यक्ति जीवन या व्यक्तिगत जीवन। ओके, इसका बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद था। फरीद खान इसका बचपन का नाम था, फरीद खान।
और कहा जाता है कि यह अफगानी था। अफगानी कैसे था? तो इब्राहिम सूर जो इसके दादाजी थे, यह बहलोल लोदी के समय भारत में आ गए थे और भारत में रहने लगे थे। ठीक है। इसका जन्म हमें देखने को मिलता है हरियाणा के बजवाड़ा में हुआ, बजवाड़ा के हिसार फिरोजा के यहाँ। ओके। ये और एक और चीज हमें जानकारी मिलती है कि जो इसके पिता थे सिरसा सूरी के, इसके पिता इससे इतना प्रेम नहीं करते थे और इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो हमें देखने को मिलता है तो बजवाड़ा में छोटी सी जागीर उसको दे दी और कहा कि तुम यहाँ पे अपना सब कुछ करो। लेकिन इसके दिल में बचपन से ही चाहना था कि मैं पूरे भारत का शासन संभालूं। किसी सिरसा सूरी के फरीद जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी शिक्षा के लिए जौनपुर चला जाता है, खुद पढ़ने के लिए खुद चला जाता है। ओके। उस समय जौनपुर को पूर्वी का सिराज कहा जाता था। पूर्वी का सिराज कहा जाता था। इसके बाद इसके पिता बंगाल में नौकरी कर रहे थे, तो यह नौकरी जैसे ही शिक्षा दीक्षा उसकी हो जाती है तो ये अपने पिता बंगाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे, बंगाल के शासक नवाब के यहाँ नौकरी कर रहे थे, राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो ये भी चला जाता है वहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ कर देता है। और इसमें ये पिता और बेटे में कुछ विवाद होता है, तो इसके पिता इसको थोड़ी सी और जागीर देते बंगाल में, या बंगाल में ही कुछ जागीर का शासक बन जाता है, नवाब बन जाता है और धीरे धीरे शासन करना प्रारंभ करता है। लेकिन जो जागीर दी गई उसका नाम था सासाराम। ओके। कौन सी जागीर दी थी? सासाराम की। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। जब इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उसमें और विवाद हो गया। जब दूसरी मांग बोली कि उसको क्यों जागीरदार दे दी, तो इसके लिए उसमें विवाद होने लगा। तो धीरे धीरे इसको लगा कि ये कलह बहुत बढ़ रहा है, घर में आपसी कलह बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे यह छोड़ के चला गया और दक्षिण बिहार में निकल जाता है, बिहार की ओर जाता है और दक्षिण बिहार में बहार खान लोधी के यहाँ नौकरी करने लगता है। किसके यहाँ? बहार खान लोधी के यहाँ यह नौकरी करता है। कह सकते हैं बहार खान लोधी। ये कहाँ के शासक थे? दक्षिण बिहार के। नौकरी की जौनपुर में इसने शिक्षा ली थी। ओके। बहार खान की लोधी के नौकरी की। ठीक है। जो बहार खान का पुत्र था जलाल खान, इस पुत्र कौन है इसका? बहार खान का जलाल खान, उसका संरक्षक बनाया गया। किसको? फरीद या सिरसा सूरी को संरक्षक बना। कुछ टाइम तक रहा, लेकिन बहार खान कुछ कार्य के लिए बोलते हैं, मना कर देता है। तो यह शुरू से ही लड़ाकू तो वैसे ही था, पिता से नहीं बना रहा है, माता से नहीं बना रहा है, तो शुरू से ही लड़ाकू प्रकार का इंसान देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे यह इसकी बहार खान से भी लड़ाई हो जाती है। बहार खान से जैसी लड़ाई होती है उस समय अकबर की जो दादा हैं बाबर, उनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? दिल्ली साइड के एरिया। दिल्ली में जैसे ही शासन करना प्रारंभ होता है तो वह उनकी सेना में भर्ती हो जाता है। किसकी? बाबर की सेना में। और खांडवा के युद्ध में यह भागीदारी करता है। किसकी? खांडवा के युद्ध में यह सैनिक बन के भागीदारी करता है। जब खांडवा का युद्ध जीत जाता है तो एक देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि बाबर, एक स्टोरी बताते हैं कि बाबर जो था बहुत दूरदृष्टि था और उसको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। जैसे हुमायूं को ज्योतिष से अच्छा ज्ञान था, उसी प्रकार बाबर को भी देखने को मिलता है कि बाबर को भी बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान था। क्या होता है कि जब युद्ध जीत जाता है तो सबको कुछ इनाम देते हुए बाबर खुद अपने सैनिकों को, जब इसके सामने से निकलता है इनाम देते हुए,
जैसे ही निकलता है बस उसके पास सिरसा सूरी के पास पहुंचता है, उसको ही इनाम देता है, उसके बाद वापस अपने तंबू में लौट जाता है। तो जो सेनापति था उससे पूछता है बाबर कि वो लड़का कौन है। जब पता चलता है कि वह बिहार से आया है, हमारी नई सेना भर्ती हुआ है, तो बाबर ने उसके मस्तक की रेखाएं पढ़ ली थी कि एक दिन ये दिल्ली को शासन करेगा। तो उसको मरवाने के लिए सेना भेजता है कुछ लोगों को भी। लेकिन कहा जाता है कि शेर साहब सूरी भी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान ज्ञाता था, वो वहाँ से फटाक से वहाँ भाग जाता। फिर बाहर खान लोधी बोलते हैं या लोहानी बोलते हैं, उसके यहाँ पे नौकरी करने फिर से चला जाता है। कहीं कहीं हमें लोधी देखने को मिलता है, कहीं कहीं लोहानी देखने को इसके बारे में हमें मिलता है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कितना अच्छा कुशल सैनिक था या फिर ज्योतिष का कह सकते हैं कि जानकार था कि अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकला। ओके, इस प्रकार की हमें एक स्टोरी यहाँ पर सिरसा सूरी के बारे में देखने को हमें मिलती है। कुछ दिन चलता है, बाहर का लोहानी ईश्वर को प्यारा हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो उसकी जो बेगम थी दूदू बेगम, उनका नाम था, एक की बेगम का क्या नाम, दूदू बेगम। शेरशाह सूरी इनसे शादी कर लेता है फर्स्ट, ठीक है, दूदू बेगम से। तो बिहार का पूरा शासन इसके हाथ में आ गया, शेरशाह सूरी के, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही शादी करता है और अपने आप को हजरत ए आला की उपाधि देता है। किसकी? हजरत ए आला की। हजरत ए आला उपाधि देता है, खुद देता है, शेरशाह सूरी। ओके, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। एक चीज और बताएं, उस समय पे चुनार का किला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता था। जितने भी शासक थे उस समय के, छोटे मोटे शासक, पूरा चुनार के किले में ही अपना माल खजाना रखते थे उस समय। तो यह जैसे ही शासक दक्षिण भारत का शासक बनता है, रूता बेगम की सहायता से वो है सॉरी चुनार के किले को जीत लेता है और पूरा माल खजाना जीतता है। ओके, उस समय देखें तो जो चुनार का किला था उसका संरक्षक बोले तो ताज खान कर रहा था। कौन कर रहा था? ताज खान। और ताज खान को यह मार देता है और उसकी पत्नी लाड़ माइका, कौन? लाड़ माइका, उससे शादी कर लेता है। दोस्त की शादी हो जाती है और क्या है, धीरे धीरे यह बिहार का शासक बन गया और चुनार भी जीत गया। ये दोनों जीत गए। ओके, दोनों जीत गए। इस प्रकार यह शासक हमें देखने को मिल जाता है। कहीं लाल मलिक भी देखने को मिलता है और कहीं और देखने को इसी प्रकार का मैं थोड़े बहुत नाम कन्फ्यूज में मिलते ही रहते हैं सबके, ठीक है। इसके बाद इसने 1539 चौसा का युद्ध जीता और 40वें ब्लास बेलग्राम युद्ध जीता, ठीक है। इस प्रकार इसने युद्ध जीतता चला गया और हुमायूं को इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब यह बेलगांव का ग्राम का युद्ध जीता और इसने अपने आप को शेरशाह सूरी की उपाधि दी। कहीं कहीं मिलता है कि इसने शेर को मार दिया था, इसके बाद कोई उपाधि धारण की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इतिहास हम देखते हैं तो बेलग्राम का युद्ध जैसे जीतता है उसके बाद यह शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। और जैसे ही ये दोनों चौसा का बेलग्राम का युद्ध जीतता है और आगरा का शासक यह बन जाता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। ओके, इस प्रकार से हमें
देखने को इसके बारे में मिलता है। अब आ जाओ दूसरा नंबर का, साम्राज्य कैसे मजबूत किया है, शुद्धिकरण। दूसरा नंबर, फर्स्ट सेकंड, साम्राज्य को मजबूत या शुद्धिकरण। ओके, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके पीछे बहुत कहीं देखें तो बहुत हमें देखने को मिलता है, बहुत चीजें पढ़ने को मिलती हैं कि इसने हुमायूं को तो भगा दिया, लेकिन उसको भारत में वापस ना आ जाए उसको भी रोकना है इसको। दूसरी बात, अफगानों के सरदार पर नियंत्रण पड़ना है, क्योंकि जो लोहानी था इसने बिहार पे कब्जा कर लिया, तो लोहानी भी इस पे पीछे पड़ गए, लोहानी के वंशज। इसके बाद साम्राज्य का इसको विस्तार भी करना है, यह सब हमें देखने को मिलता है। तो इसने क्या किया, पहले देखें तो हुमायूं को रोकने के लिए इसने उत्तर पूर्व साइड, उत्तर पश्चिम साइड, उत्तर पश्चिम किलेबंदी की, ओके, कि किसी भी प्रकार कोई सेना बना के यह हमारे पास ना आ जाए, तथा जो हुमायूं के साथ देने वाले शासक थे उनको किसी भी प्रकार उसने डराया। तभी तो अमरकोट के शासक से अच्छी खासी इसकी बनती थी। अमरकोट के शासक के अंदर इतना दहशत डाल दिया इसने कि बेगम, अपनी जो इसकी बेगम थी उसको छोड़ दिया, अकबर का जन्म हुआ उसको छोड़ दिया और खुद ईरान निकल गए। तभी तो अमरकोट के राजा ने कहा था बिरसाल ने कि आप प्लीज यहाँ ना रहें, वरना शेषा सूरी आपके शासक मुझे भी यहाँ पे नहीं रहने देगा, हमारा भी शासन उखाड़ के फेंक देगा। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। अब आ जाओ अफगानों पर नियंत्रण। इसने अफगानों पर कैसे नियंत्रण पाया, इसने अफगानों को इतना भाईचारा की कूटनीति भर दी कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जो भी है अफगानी है, हमें सब हिंदू राजाओं को हटाना है यहाँ से, बस अपना ही साम्राज्य विस्तार करना है। इस प्रकार इसने कहा और अपने इसमें जाल में इसने फंसा दिया। ओके, और देखें तो जो अफगान है और ईरान परंपरा है वो देखने को मिलते हैं। इसने जो किया, खुद को समान गद्दियों पे बिठा लेते थे। जो ईरानी परंपरा देखने को मिलती है, अफगानी परंपरा देखने को मिलती है, कोई स्पेशल शासन सिंहासन नहीं होता था, सबके समान सिंहासन लगते थे, ये भी समान रहता था, सबके टेस्ट समान रहती थी। लेकिन इसने बस इतना कहा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से ऊपर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे ऊपर हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार इसने किया, ठीक है। और साथ में इसने कहा मद से आली, मैं थोड़ा सा आप लोगों से ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा, मद से आली। ओके, उसी को मद से आली के नाम से जाना जाता है। लेकिन कभी भी शेरशाह सूरी ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। ओके, इसके बाद हम देखें तो इसने केंद्रीकरण किया कि कुछ भी कार्य करना है पहले आप हमसे परमिशन लेंगे, इसके बाद आप दूसरा कार्य करेंगे, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। इसने सब कुछ अपने हाथ में लिया तथा राजतंत्र को बढ़ाया, ठीक है। ये सब हमें देखने को इसकी शासन प्रणाली में हमें शुद्धिकरण में देखने को मिलता है। अब आ जाओ साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार इसने कैसे किया, इसने मालवा जीता, रायसीन जीता, मुल्तान जीता, बंगाल जीता, राजपूताना को जीतने की इसने कोशिश की। लेकिन इसका अंत में हमें देखने को मिलता है कालिंजर के किले पे के पास एक गोला लौट के आता और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये तो एक महान शासक के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसने हमेशा ही अपने साम्राज्य को विस्तार करने की हमेशा ही कोशिश की। चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य को देख लें, अशोक को देख लें,
चाहे समरगुप्त हो, ईटीसी जो भी शासक रहे, सबने ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने की ही हमेशा कोशिश, घटाने की कभी कोशिश नहीं की। आज के टाइम पे भी देख रहे हैं, अगर हम लोग हथियार खरीदते हैं तो हम हथियार अपने मतलब अपने आप को मजबूत करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए ही खरीदते हैं कि हम मजबूत हो, हमारा भारत मजबूत हो। तभी तो हम इतने विक्रांत हो, कुछ भी हो, हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश में रहते हैं। पृथ्वी हो, अग्नि हो, या फिर समुद्र की कोई भी पनडुब्बी हो, एक्सपेरिमेंट कोई भी हो, कुछ भी बनाने की प्रक्रिया हो या फिर खरीदने की हो, हम क्यों खरीदते कि हम अपने आप को ताकतवर बना सके। यही एक अच्छे राजा की नीति रहती है, कुशल शासक की नीति रहती है, और अपने प्रजा को कैसे बचाएं, यही सब नीति हमें देखने को शेरशाह सूरी से सीखने को मिलती है। अब आ जाओ प्रशासनिक सुधार। ओके, प्रशासनिक सुधार में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। प्रशासनिक सुधार में देखने को मिलता है, इसने दो प्रकार की नीति अपनाई, एक निरंतरता की, एक परिवर्तन नीति। निरंतरता जो केंद्रीय शासन है, जो दिल्ली सल्तनत काल से चला रहा, उसको ही उसने माना। जैसे दीवान-ए-बरीज जो प्रधानमंत्री का पद था वो भी रखा उसने, दीवान-ए-आरिज सेनापति का भी पद रखा, ठीक है, दीवान-ए-इंसा शाही पत्राचार का पद रखा, दीवान-ए-रसातक विदेशी मामलों को देखने वाला, ठीक है, शर्त-उज-कुराज धार्मिक मामलों का प्रधान, ठीक है, और काजी-उल-क्वाज ये न्यायाधीश था, किसका, धार्मिक मामलों का। सदे-कुराज, ठीक है, उल-कुलाज मिलता है और काजी-उल-कुलाज मिलता है, यह दोनों एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। इस प्रकार हमें प्रशासनिक सुधार में इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। तथा इसने सैन्य व्यवस्था में अलाउद्दीन की जैसी ही नीति अपनाई। कैसी? अलाउद्दीन कैसी? केंद्रीय सेना रखी, केंद्रीय सेना के बाद नगद वेतन रखा, नगद वेतन, इक्तदार ही नहीं, और दाग हुलिया कैसा रखा? पहले कैसा होता था दिल्ली सल्तनत काल में कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं इतना वेतन दूंगा, तुम एक सैनिक लेके आओगे। तो क्या होता था कि जो सेनापति थे या कोई थे, पत्थर दूर पर कैसा भी सैनिक लेके आ जाते थे। इसमें नहीं, मैंने तुम्हें चिन्हित किया, तुम ही आओगे, दूसरा नहीं आएगा। और ड्रेस रखी, ठीक है, हथियार रखे, घोड़े हाथी रखे, सबकी परंपरा एक व्यवस्थित परंपरा रखी इस प्रकार में देखने को मिलता है। और परिवर्तन क्या क्या किया इसने? सब कुछ अपने हाथ में इसने लिया, सब कुछ। दिल्ली सल्तनत काल में क्या था कि थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया कि तुम इतने ये संभालोगे, ये संभालोगे, ये संभालो, लेकिन इसने नहीं किया, संभालोगे तुम ही, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं रहूंगा। ऐसा शेरशाह सूरी ने किया। और एकता की जगह पे इसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ओके, अब आ जाओ प्रांतीय प्रणाली, ये तो होगा केंद्रीय प्रणाली। अब आ जाओ इसने सरकारों में इसको बांटा। सरकारों मतलब बोले तो आज के मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं कि ऊपर हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो गए, नीचे मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो गए। इसी में उस समय जो प्रांतीय शासन था उसको सरकार कहते थे, उसने इसको बांटा। ठीक है, सबसे ऊपर सरकार थी, उसके नीचे परगना, और परगना के नीचे गांव थे। ठीक है, कह सकते हैं ऊपर सरकार, इसके नीचे परगना, परगना के नीचे गांव। यह तीन परंपरा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके ऊपर था केंद्र। ओके,
केंद्र सरकार, परगना और गांव। ठीक है, और गांव भी दो प्रकार के थे, डेला गांव और मौजा गांव। डेला गांव और दूसरा मौजा गांव। डेला गांव और मौजा गांव। ठीक है, अब सरकार के बारे में जाओ, कितनी सरकारें थी? तो सरकारों के बारे में हमें देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी के समय 63 सरकारें थी। ठीक है, सरकारें बोलो तो प्रांत, 63 प्रांत हमें देखने को मिलते हैं, जो थे 16 प्रांत ओनली बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं, और पता है अन्य जगह, बाकी अन्य, बाकी की अन्य जगह थी। 16 ओनली बंगाल में ही हमें देखने, हमें पहले से देखने को मिलता है कि बंगाल हमेशा ही स्वतंत्र रहने की कोशिश में रहा, इसलिए इतने परगना बनाए गए। जो सरकारों का मुखिया था, जो सरकार के मुखिया था, उसको सिकदार के नाम से जानते थे। कहीं कहीं सिकदार सर के नाम से जानते हैं, राशन भी कहते हैं उसको। ठीक है, जो कानून व्यवस्था का देखता था, सरकार जो कानून व्यवस्था देखता था, यहाँ की सरकार की क्या देखता था? कानून व्यवस्था। पहला अधिकारी ये था, और दूसरा यहाँ का न्यायाधीश, जो छोटा मोटा न्याय था वो ये कर देता था। दो अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं, मुतिस के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, इसको सिकदार, इसको मुस्सिफ, इसको मुस्सिफ, सिकदार और मुस्सिफ के नाम से इसको जाना जाता था। ओके, अब अच्छा एक चीज और में देखने को मिलते है कि जैसे जैसे समय बदलता गया तो कुछ का विलय कर दिया गया। ठीक है, बंगाल का विलय किया गया, जिसको विलायत कहते हैं। विलय का मतलब विलायत, ठीक है, उस समय कहा जाता था। मुल्तान का विलायत किया गया, ठीक है, मालवा का विलायत किया गया, और राजपूताना का विलायत किया गया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। ये तो हुई सरकार की बात। अब आ जाओ परगना। परगना हम लोग बोल सकते हैं तो तहसील लेवल का, तहसील के नाम से हम लोग कह सकते हैं। इसमें हमें 4 प्रकार के अधिकारी इस समय पे देखने को मिलते थे। ठीक है, एक कानून व्यवस्था का अधिकारी सिकदार कहते थे, मुसफ जो न्याय व्यवस्था देखता था, आमीन लगान देखता था, और खजानदार जो संग्रह करने वाला। ठीक है, एक सिकदार, दूसरा मुसीफ, चौथा आमीन, और एक संग्रहकर्ता। ठीक है, सरकार में प्रांतों में सिकदार और मुसीफ 2 है, परगना में 4 है, सिकदार, मुसीफ, आमीन और संग्रहकर्ता। ठीक है, यह कानून देखता है, यह न्याय देखता है, आमीन वाला लगान दे लेता है, और खजानदार या संग्रह करता यह पूरे धन को ले जाके राजा के पास सौंपता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गांव लेवल पे एक पटवारी और एक कानून गो, पटवारी और दूसरा कानून गो। ओके, और डेला गांव में ओनली यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार की चीजें होती, कृषि होता था तथा लोग रहते थे, और मौजा गांव में ओनली कृषि होती थी। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। शैली सुधार में, इसमें शैली सुधार में घोड़ों को दागना, वेशभूषा इत्यादि इसने किया। ठीक है, आर्थिक सुधार में उत्पादन में वृद्धि की। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों को सुरक्षा प्रदान की तथा राज्य